गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका संभव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं सोनू कुमार। स्टूडेंट्स, आज की जो बातें रहेगी हमारे वो है यूनिट नंबर आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के ऊपर। यानी कि आज जो पेपर हम बात करने वाले हैं आपका वो है हमारा पेपर नंबर सेकंड। पेपर नंबर सेकंड्स के अंदर अगर देखा जाए तो आपकी वही चीज यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाली बात है वो आपका सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या रहता है, यहां पर ऑस्मोसिस रहता है कि ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। फिर आपका छोटे वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि डिफ्यूजन किसे कहते हैं, और इसी ऑस्मोसिस के साथ साथ इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी पूछ लिया जाता है। उसके साथ साथ छोटे वाले क्वेश्चन में आपका यह भी पूछा जाता है कि इम्बिबिशन किसे कहते हैं। इम्बिबिशन है वो आपका किसे कहा जाता है। फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है वो आपका यहां से पूछा जाता है ट्रांसपायरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, कितने टाइप्स का होता है, किस किस तरह से स्टोमेटा ओपन होगा, स्टोमेटा क्लोज होगा, वो आपसे ज्यादा पूछा जाता है। और इसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन होता है वो आपका पूछा जाता है यहां पर मिनरल्स के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना इनके ऊपर। फिर इसी तरह से आपका यूनिट नंबर जो सेकंड है सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट यूनिट कैसे है, क्योंकि इस यूनिट को उन्होंने दो भागों में बांट रखा है। पहला यूनिट है वो है आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, और दूसरा है वो आपके पास बांट रखा है रेस्पायरेशन के रूप में। कौन सा पॉइंट के रूप में? रेस्पायरेशन के रूप में है वो आपकी इस यूनिट्स को है वो उन्होंने डिवाइड कर रखा है। फोटोसिंथेसिस की यूनिट में आपको ध्यान में रखना है, पहली तो आता है आपके पास लाइट रिएक्शन। ध्यान रखना लाइट रिएक्शन भी दो प्रकार की थी, एक प्रकार की साइक्लिक और दूसरा आपके पास कौन सा है, नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। यानी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस के ऊपर बात करोगे। फिर इसमें लाइट के अंदर दूसरा पार्ट है वो है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में C3 साइकिल, C4 साइकिल, और ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा होता है आपके पास है, कैम के ऊपर होता है। यानी कि डार्क रिएक्शन के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो डार्क रिएक्शन के अंदर ध्यान रखना C3 साइकिल को पढ़ना है, C4 साइकिल को पढ़ना है और कैम साइकिल को पढ़ना है। उसी तरह से रेस्पायरेशन है, रेस्पायरेशन के अंदर सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है वो है आपका ग्लाइकोलाइसिस, और साथ साथ में है वो आपका करेब साइकिल, और अगर याद रखो तो कौन सा रख लेना, ETS। इन 4 या 5 साइकिल में से आपके 2 साइकिल है वो 100% कंफर्म होते हैं, वो पूछे जाते हैं यूनिट नंबर सेकंड से। यानी फर्स्ट में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन आपका कौन सा पूछा जाता है, यूनिट नंबर सेकंड से, जहां पर आपको सारे के सारी प्रोसेस किसमें होती है, साइक्लिक के या साइकिल के रूप में प्रोसेस प्रेजेंट रहती है। अब आता है नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर थर्ड, यानी कि यहां पर किसके बारे में बात करनी है आपको, यूनिट नंबर थर्ड के ऊपर देखना है। तो थर्ड में आपके पास एक तो टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा टॉपिक है आपके पास प्रोटीन का, और तीसरा टॉपिक होता है वो है स्टूडेंट आपके पास कौन सा, एंजाइम्स का। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और एंजाइम्स के ऊपर पढ़ना है। उसी तरह से यूनिट नंबर फोर्थ है वो आपकी रहती है कौन सी, प्लांट हार्मोन की। यानी कि यहां पर कौन सी है, प्लांट हार्मोन की ये फोर्थ यूनिट है, और ये थर्ड यूनिट है वो किसकी है, आपकी बायोकेमिस्ट्री की है। यानी कि यहां कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या हार्मोन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन होता है ऑक्सीन का, दूसरा क्वेश्चन आपके पास या तो पूछ लिया जाता है साइटोकाइनिन का, या फिर ज्यादातर पूछा जाता है किसका, जिब्रेलिन का। लेकिन साथ साथ में ध्यान रखना हमारे पास एक एब्सिसिक एसिड साइकिल भी होता है, और साथ साथ में कौन सा होता है, इथाइलिन साइकिल है। ये आप रेयरली याद कर सकते हो, और बाकी ये तीनों जो साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, जिब्रेलिन हार्मोन है, ये आपके लिए क्या है, सबसे मेन एंजाइम है, यानी सबसे मेन है, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद में बात करें आगे कि हमारे पास और क्या क्या इस यूनिट से पूछ लिया जाता है, तो एक क्वेश्चन तो ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन हार्मोन से पूछ लिया जाएगा, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपसे ध्यान में रखना, इसी में यूनिट में आता है एक आपका वर्नेलाइजेशन।
कौन सा टॉपिक है? वर्नेलाइजेशन है, यानी जिसको आप हिंदी में कहते हैं बसंतीकरण, वो टॉपिक आपसे पूछा जाता है। और साथ साथ में एक है, वो है आपका कौन सा? फोटो पीरियोडिज्म। ध्यान रखना कौन सा टॉपिक है? फोटो पीरियोडिज्म्स है, जिसमें शॉर्ट डे, लॉन्ग डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछाता है। तो ये 4 यूनिट्स थी और चारों के चारों यूनिट्स में हमें अलग अलग 2-2 या 3-3 टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है। जैसे सबसे पहले ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन्स और इनहिबिशन के ऊपर बात करेंगे। फिर हमारी बात रहेगी ट्रांसपायरेशन के ऊपर कि स्टोमेटा कब ओपन होते हैं, कितने टाइप का ट्रांसपायरेशन पाया जाता है, किस तरह का ट्रांसपायरेशन हमें यहां पर देखने को मिलता है, उसके बारे में बात करें। फिर ध्यान रखना लाइट रिएक्शन होता है, आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है वो अलग अलग डिफरेंट नाम से पूछा जाता है कि इस साइकिल का कौन किस नाम से जाना जाता है, या नाम अलग चेंज करके दे देंगे कि ये साइकिल किस नाम का है, कौन सा होता है, कैसे होता है, तो वो हमें पता नहीं चलता। हमने आज तक यही पढ़ रखा है कि साइक्लिक रिएक्शन होता है, उसे जिगजैग साइकिल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन साइकिल कहते हैं, लेकिन उसके बाद में उसका अलग नाम होते हैं कुछ, वहां पर भी इसको हम जानते हैं। डायरेक्ट रिएक्शन में C3 C4 कैम साइकिल को आपको पढ़ना है, उनके अलग अलग डिफरेंट नाम होते हैं, उनको आपको जानना है। फिर ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS। ये ऐसा है कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS है जो आपका जूलॉजी के अंदर भी पोर्शन है और बॉटनी के अंदर भी क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस जैसे आपने फर्स्ट ईयर के अंदर जूलॉजी में देखा होगा कि ग्लाइकोलाइसिस वहां पूछा गया था, क्रेब्स साइकिल वहां पूछा गया था, ETS साइकिल। तो अब की बार ये हो सकता है कि आपका फोटोसिंथेसिस में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो C3 साइकिल और C4 साइकिल में से, लेकिन ध्यान रखना एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस से, एक क्वेश्चन आपका कहां से पूछा जाएगा, रेस्पिरेशन कंफर्म है, पूछा जाएगा। फिर आगे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना है। 3 कार्बन का होता है, 4 कार्बन का, 5 कार्बन का, 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है, वो हमारे पास प्रेजेंट रहता है। जैसे हम इरिथ्रोज, जाइलोज, जाइलुलोज, राइबोज, फ्रक्टोज, इन सभी के ऊपर है हम बात करते हैं। फिर आपके पास आता है प्रोटीन। प्रोटीन का फॉर्मेशन किससे होता है, किन से मिलकर बनता है, कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, कैसी प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, कैसी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है, कैसी टर्सरी स्ट्रक्चर होती है, कैसी क्वाटनरी स्ट्रक्चर होती है, उनके ऊपर हमें बात करनी है। फिर आता है एंजाइम्स। एंजाइम्स में आपको सिर्फ 2 थ्योरी है, की एंड लॉक थ्योरी और उसके बाद में सबस्ट्रेट, फिक्स सबस्ट्रेट थ्योरी, यानी कि एकदम टाइटली पैक्ड सबस्ट्रेट थ्योरी, ऐसे कुछ है, उसको आपको ध्यान में रखना है कि कहां कहां कौन सा होता है। और एंजाइम सबस्ट्रेट से मिलेगा तो इंटरमीडिएट क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट की प्रोसेस फास्ट होती है कि स्लो होती है, वो आपको ध्यान में रखना है। और फिर ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, हार्मोन की बात करूं तो हार्मोन में आपको स्पेशली ध्यान रखना है इनके फंक्शन पे कि ये फिजियोलॉजिकल क्या क्या फंक्शन करते हैं प्लांट्स के अंदर, और साथ में फिजियोलॉजिकल फंक्शन के साथ साथ में इनको इनहिबिट कौन कौन से किया जा सकता है, इनका पाथवे क्या है निर्माण होने का, कहां कहां से इनका निर्माण होता है, वो सारी चीजें हैं वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन में से आपकी 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला तो है फंक्शन, दूसरा है इसका पाथवे क्या क्या कर रहा है, और तीसरा है कि इसका ऑर्गेनिक रूप से हमने नेचुरली कौन कौन से ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन हमें मिलते हैं, सिंथेटिक हम कहां कहां से प्राप्त कर सकते हैं, और सेल पे, एक सेल से दूसरे सेल में कैसे ट्रांसफर होते हैं, उनके ऊपर है वो हमारी बातें रहेगी। तो ये तो थे हमारे पास। और वर्नेलाइजेशन यानी कि इसको जब कोल्ड टेम्परेचर दोगे तो ये फ्लावर का फॉर्मेशन करेगा कि नहीं करेगा, टेम्परेचर कितना मिलना चाहिए, कौन सा जीन इसमें एक्टिव होना चाहिए, वो चीज रहेगी। और फोटोपीरियोडिज्म तो हमें पता ही है कि अगर लंबी नाइट होगी तो कौन सा प्लांट होगा, शॉर्ट नाइट होगी तो कौन सा प्लांट होगा, कब प्लांट के अंदर फ्लोरिंग होगी, कितनी फ्लोरिंग हमें देखने को मिलती है, अगर वर्नेलाइजेशन नहीं हुआ तो फ्लोरिंग को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो प्रोसेस हमारे पास क्या होती है, फोटो पीरियोडिज्म्स की होती है। तो इन्हीं टॉपिक है वो हम बात करेंगे, इन्हीं यानी कि 4 यूनिट से 4 में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आगे की तरफ, और आगे हम बात करेंगे कि हमारे पास किस किस तरह के डिफ्यूजन्स होते हैं, कैसे ऑस्मोसिस होते हैं, किस तरह से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, उनके ऊपर है वो हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अपना छोटा सा क्वेश्चन है वो कि यहां पर डिफ्यूजन किसे कहते हैं। वैसे तो हमने इसके बारे में बात किया था, डिफ्यूजन्स को जो है हमारा सेल बायोलॉजी का पोर्शन था फर्स्ट में, वहां पर हमने सेल बायोलॉजी के अंदर देख चुके हैं कि डिफ्यूजन्स होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक नॉर्मल पैसिव डिफ्यूजन, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स।
लेकिन यहां पर हम उसके बारे में दोबारा बात कर लेते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल है वो कहां से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अगर ट्रांसफर हो, कोई भी मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर होता है और विदाउट किसी हेल्प से, विदाउट किसी की, बिना किसी की हेल्प से या बिना किसी मेम्ब्रेन के, विदाउट यूज मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन है उसका यूज यहां पर नहीं होगा और बिना यूज किए हुए वो अगर मॉलिक्यूल अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अगर ट्रांसफर हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि डिफ्यूजन कहते हैं, ध्यान रखना। फिर इसके बाद में डिफ्यूजन के बाद में हम बात करते हैं ऑस्मोसिस के ऊपर। अब ऑस्मोसिस क्या होता है वो ध्यान में रखना सबसे पहले कि ऑस्मोसिस होता है, इस ऑस्मोसिस की प्रोसेस में क्या होगा कि जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है आपकी इन्वॉल्व होती है। यहां पर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी, काम में आएगी, और काम में आती है तो इसके अंदर आपको लिखना है कि इसमें क्या होता है ओनली वाटर का ट्रांसफर होता है। ये बात आपको यहां पर क्या है ध्यान में रखनी है कि यहां पर क्या होगा वाटर का ट्रांसफर होगा। किसी अन्य प्रकार के कंपोनेंट यानी जैसे शुगर की बात करूं और अलग प्रकार के सॉल्वेंट की बात करूं तो वो यहां पर आपको ट्रांसफर नहीं होने देगा, सिर्फ किसका होगा वाटर का ट्रांसफर होगा। अगर वाटर का ट्रांसफर की आप बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना ऑस्मोसिस में हम यही कहते हैं कि वाटर अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहां जाता है लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ रन करता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस किसे कहते हैं कि अगर वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं अपने ऑस्मोसिस कहते हैं। लेकिन अब आपको ही पता है स्टूडेंट यहां पर देखना कि हमें करना होता है किसका फॉर्मेशन सॉल्यूशन बनाना। सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें दो चीजें होती है, एक होती है हमारे पास सॉल्वेंट और दूसरा होता है यहां पर सॉल्यूट। ये दो चीजें हैं, यानी सॉल्वेंट जो उसको घोल कर रखती है और सॉल्यूट जिसमें हमें उसको घोलना होता है। जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं तो वाटर हमारे पास क्या होता है सॉल्वेंट होता है और कोई भी शुगर मॉलिक्यूल है वो आपके पास क्या होती है सॉल्यूट होती है। और अभी और सुन लेना, अगर किसी वोट कंपोनेंट में यहीं बता देते हैं कि मान के चलिए कि हमारे पास यहां पर, अगर मान के चलिए कि हमारे पास यहां पर वोटर आपका लगभग मान के चलिए 70% है और जो आप सोल्यूट काम में ले रहे हैं वो 30% है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास दूसरा एक कंपोनेंट है जिसमें मान के चलिए वाटर आपके पास 30% है और जो आपने सोल्यूट काम में लिया है वो आपके पास 70% है। दोनों को मैंने अपोजिट किया है कि यहां पर मैंने 70% लिख दिया, यहां पे 30% है। तो जिसमें सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, जिस भी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होती है वो हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट हमेशा ही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। ध्यान रखना क्या कहलाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है जिसमें सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम रहती है। लेकिन जिस कंपोनेंट में सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है वो सॉल्यूशन हमारे पास क्या कहलाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। किस नाम से जाना जाता है वो यहां पर हाइपरटोनिक, यानी हाइपर का मतलब जिसको ज्यादा गुस्सा आता है, हाइपर हो जाता है किसी पे। तो इतना ध्यान रखना गुस्सा क्यों आया, क्योंकि उसमें सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है ज्यादा है। तो ध्यान रखना अगर हमने कहा है अगर सोल्यूट, इस ऑस्मोसिस की मैं दूसरी डेफिनेशन एक और लिखूं कि अगर मैं सॉल्वेंट के ऊपर लिखता हूं तो सॉल्वेंट अगर आपका कहां जा रहा है हाई कॉन्सेंट्रेशन से अगर आपका लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ रन कर रहा है तो वो क्या कहलाता है आपका यहां पर ऑस्मोसिस कहलाता है। और इसी साथ ही अगर सॉल्वेंट के साथ साथ मैं सोल्यूट की बात करूं
तो सोल्यूट को ध्यान में रखना, सोल्यूट क्या करता है, अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन से कहां जाता है स्टूडेंट, हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। तो यही प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस कहलाती है। ऑस्मोसिस की दो डेफिनेशन है कि वाटर अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या देखना कि वाटर सबसे ज्यादा किस में है, यहां है, सॉल्यूशन नंबर ए में है, और वाटर कम किस में है, सॉल्यूशन आपके बी में है। तो वाटर जब हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहां जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस कहलाएगा। और दूसरी चीज हमने यहां पर देखना स्टूडेंट्स, क्या लिखा है कि अगर हमारे पास सोल्यूट है वो अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, तो देखिए इसमें जो सोल्यूट क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन, इसमें सोल्यूट की क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर वाटर अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, इसका मतलब सोल्यूट है वो भी कैसा जाएगा, अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका ऑस्मोसिस कहलाता है। आ रही होगी बात समझ में। दो डेफिनेशन बनती है ऑस्मोसिस की, एक डेफिनेशन वाटर के लिए, सॉल्यूएंट के लिए बनती है, एक वो डेफिनेशन आपकी सोल्यूट के लिए बनती है। सॉल्वेंट होता है वो आप वाटर को लेके चलिए नॉर्मल, तो अगर वाटर अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और आगे थोड़ा सा मेंशन कर रहा हूं, यहां पर देखिए कि जिसके अंदर कोई भी आपके पास सॉल्यूशन है, ध्यान रखना, अगर उस सॉल्यूशन में हमारे पास सोल्यूट ज्यादा है, कोई भी सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट आपके पास ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो फ्री वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो आपके पास क्या होती है स्टूडेंट, लो होती है। कि अगर कोई उसमें घुलने वाले पदार्थ, सॉल्यूशन में घुलने वाले पदार्थ ज्यादा होता है तो फ्री वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, और अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर आपका जो सोल्यूट है वो क्या होता है, कम होता है। ध्यान रखना, सोल्यूट क्या है, कम है, इसका मतलब कम होने की वजह से इसमें क्या हो गया, फ्री वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है वो आपके पास क्या देखने को मिलती है स्टूडेंट, हाई देखने को मिलती है। यानी हाई कब देखने को मिलेगी, जब आपके पास सोल्यूट कम होगा। तो याद रख लेना, फ्री, जिसके पास फ्री वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है वो कहां पर रन करता है, जिसमें फ्री वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है वहां पर, यानी अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ है, वो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, ट्रांसफर करने का काम है वो यहां पर किया जाएगा। आ रही होगी बात समझ में। इसी के साथ साथ हमने ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के साथ साथ में पढ़ लिया कि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो वह सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन आपको कम देखने को मिलती है हाइपोटोनिक कहलाता है, और हमेशा ही ध्यान रखना जिसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन हाई मिलती है वो कैसा कहलाता है, हाइपोटोनिक कहलाता है। और हमेशा ही कोई भी सॉल्यूशन हो हाइपोटोनिक टू कहां जाएगा, हाइपरटोनिक की तरफ जाएगा, यानी कि हाइपो में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो हाइपर वाले को क्या करेगा, थोड़ा ठंडा करेगा, तो इसलिए हाइपो टू कहां जाएगा, वाटर हाइपर की तरफ ट्रांसफर करेगा। आ रही होगी बात समझ में। आपने कई बार एग्जाम्पल भी देखा होगा कुछ इस तरह का कि आपके पास कुछ ये सेल्स है, कोई भी सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में मान लीजिए मैंने वाटर सोल्यूट ले लिया, सोल्यूट मान लीजिए मेरे पास 70% है, और मैंने सॉल्वेंट ले लिया, आपके पास वाटर है वो मान के चलिए 30% वाटर ले लिया। अब इन दोनों का कंपैरिजन देखूं तो मेरे पास मान के चलिए कौन सा सॉल्यूशन बन रहा है, यहां पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन रहा है। और इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मान लीजिए मैंने किसी सेल को रखा हुआ है, इस सेल्स के अंदर मान के चलिए आपके पास वाटर है वो 60% है, और जो भी इसमें सोल्यूट है वो आपके पास मान के चलिए कितना है, 40% है। तो आपने देख लिया होगा कि सोल्यूट ये 40 है, यहां पर सोल्यूट 70 है, इसका मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बाहर है, बाहर है तो बाहर वाले हाइपर हुआ तो अंदर वाला सॉल्यूशन आपके पास कैसा होगा, हाइपोटोनिक होगा। और अभी बात कही कि अगर हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में आपको डिफरेंशिएट करना
करना हो तो आप क्या करोगे कि हमारे पास जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है वो हमेशा ही वाटर को कहां रिलीज करता है, हाइपरटोनिक की तरफ रिलीज करता है, या फिर कहूं वाटर की हाई कॉन्सेंट्रेशन जहां भी होगी वो वाटर कंसंट्रेशन हाई से कहां आएगा, लो की तरफ आएगा, और बाहर की लो की तरफ आएगा तो यहां पर सेल कैसी प्रोसेस दिखा रही है, एक्जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस दिखा रही है। आ रही होगी बात समझ में। और इसी तरह से आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि आपके पास कोई भी सेल्स है, इसमें मान के चलिए मैंने ले लिया यहां पर वाटर ले लिया मैंने 60%, और यहां पर मैं ले लेता हूं सोल्यूट है, वो मान के चलिए कितना हो गया आपका 40%, यानी वाटर से सोल्यूट कम, इसका मतलब यहां पर अब की बार सॉल्यूशन है वो कैसा बन गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन गया, यानी वाटर से आपका सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब वाटर फ्री है, वो क्या है आपका ज्यादा है। अब इसी के अंदर हमने क्या रख दी, एक सेल को रख दिया, मान लीजिए अब इसके अंदर वाटर मैं लिख देता हूं यहां पर 40%, और यहां पर मैं सोल्यूट लिख देता हूं आपका कितना 60%, तो वाटर से सोल्यूट ज्यादा है, इसका मतलब बाहर की तरफ सॉल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और हमेशा ही क्या होता है जहां पर वाटर ज्यादा, वाटर यहां 40%, यहां वाटर 60%, तो आप ही बताओगे वाटर ज्यादा कहां, बाहर की तरफ, और बाहर से वाटर कहां जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो अब अंदर की तरफ जाएगा तो ये प्रोसेस आपके पास क्या होती है, एंडो ऑस्मोसिस कहलाती है। आ रही होगी बात समझ में। एक प्रोसेस एक्सोस्मोसिस कहलाती है, दूसरी प्रोसेस आपके पास क्या कहलाती है, एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस कहलाती है। एक्सोस्मोसिस प्रोसेस होती है तो यहां पर अंदर रखी हुई सेल होती है वो कैसी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। श्रिंक का मतलब वो सेल है वो पिचक जाएगी, ठीक है ना, अंगूर से क्या बन जाएगी, किशमिश का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एंडोऑस्मोसिस का मतलब है कि वो सेल क्या हो जाती है आपकी, स्विल हो जाती है, यानी स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। ध्यान रखना यहां पर सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, और यहां पर सेल है वो क्या हो जाती है आपकी, पिचक जाती है। पिचकती क्यों है, क्योंकि वहां पर क्या हुआ है, एक्सोस्मोसिस हुआ है। फूल क्यों जाती है, क्योंकि वहां पर एंडोऑस्मोसिस हुआ है। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है हमेशा ही कि कोई भी सॉल्यूशन हो हमेशा ही वाटर कहां जाएगा, हाइपोटोनिक टू वाटर है वो हमेशा ही किस तरफ जाएगा, हाइपरटोनिक की तरफ वाटर का ट्रांसफर है वो हमें देखने को मिलता है। कैसा कैसा, हाइपो टू हाइपर, यानी जिसके पास फ्री वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा, वहां पर हमें वाटर क्या कर देखने को मिलेगा, ज्यादा ट्रांसफर देखने को मिलेगा। इसी के साथ एक चीज और समझ लीजिएगा कि जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा, जहां पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है स्टूडेंट, वहां पर आपको ये कर दिया शायद मैंने, फ्री वाटर की कंसंट्रेशन होती है वो आपके पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर ध्यान में रखना थोड़ी सी बातें कि अगर आपके पास इसका रिलेशनशिप देखने को मिले तो ध्यान रखना आपके पास रिलेशनशिप कैसे आएगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा क्या आपका फ्री वाटर। कैसे कि आपके पास सोल्यूट ज्यादा, इसका मतलब फ्री वाटर कंसंट्रेशन कम, अगर सोल्यूट कम तो फ्री वाटर कंसंट्रेशन आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का क्या हो जाता है आपका इनवर्स प्रोपोर्शनल रेशियो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक प्रोसेस इम्बिबिशन के ऊपर हमने बात की कि इम्बिबिशन प्रोसेस होती है वो क्या होती है। तो ध्यान रखना जो हमारे पास कौन सी प्रोसेस थी, इम्बिबिशन की प्रोसेस थी। इम्बिबिशन क्या है कि इम्बिबिशन ज्यादा कब होगा, जब उसमें सोल्यूट आपका क्या होगा, कम होगा। ध्यान रखना इम्बिबिशन हो चाहे आपके पास क्या हो, कोई भी प्रोसेस हो, हमेशा किस पे डिपेंड करती है, सोल्यूट पे डिपेंड करती है, वाटर का ट्रांसफर हो चाहे हो। तो इम्बिबिशन अगर कब होगा, जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी। इम्बिबिशन कम कब होगा, जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अब और सुन लीजिए, इम्बिबिशन कब ज्यादा कब होगा, जब फ्री वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। फ्री वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा कब होगी, जब आपके पास सोल्यूट क्या मिलेगा, आपको कम मिलेगा। आ रहा होगा दोनों में रिलेशनशिप समझ में। तो ये हमारे पास आता है, हमने देखा ऑस्मोसिस के बारे में, हमने देखा डिफ्यूजन के बारे में, हमने देखा किसके बारे में, इम्बिबिशन के बारे में। इसी के साथ साथ एक चीज और आती है कि अब हमारे पास यहां पर हमने देखा कि एक्सोस्मोसिस हो रहा है, एंडोस्मोसिस हो रहा है, ठीक है। यानी ऑस्मोसिस की प्रोसेस है वो यहां पर हमारे पास देखने को मिल रही थी।
ठीक है, एक्जोosmosis और एंडोosmosis की देखने को मिल रही थी। अगर हमें कह दिया जाए कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं या ऑस्मोसिस प्रेशर किसे कहते हैं, यानी ओपी किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना ओपी किसे कहेंगे कि अगर ऑस्मोसिस को रोकना है, क्या करना है, ऑस्मोसिस को स्टॉप करना है, और जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हमारे पास प्रेशर की जरूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। जैसे कहूं कि हमारे पास इस सॉल्यूशन के अंदर हमने किसी सेल को रख रखा है और इस सेल्स के अंदर मान के चलिए वाटर कहां इंटर कर रहा है, इस सेल के अंदर इंटर कर रहा है। अब वाटर सेल के अंदर इंटर कर रहा है तो हमें क्या कि इस वाटर को अंदर जाने से रोकने के लिए जिस प्रेशर की जरूरत होती है, जिस दाब की जरूरत होती है, उसे ही हम किस नाम से जानते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को जानते हैं। यानी कि सीधी बात, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस को बंद करने के लिए जिस प्रेशर की हमें रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस प्रेशर कहते हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन और आता है, वो होता है हमारे पास टर्गर प्रेशर। कौन सा, टर्गर प्रेशर, यानी जिसको हम हिंदी में लिखते हैं, सीधा ही लिख देते हैं कि हमें कहते हैं टीपी। और एक होता है हमारे पास वॉल प्रेशर जिसे हम कहते हैं डब्ल्यूपी। अब ध्यान रखना, एक होता है टर्गर प्रेशर, एक होता है हमारे पास वॉल प्रेशर। दोनों को समझिएगा कि ये हमारे पास कोई भी सेल है, यानी कि ये बाहर की तरफ प्रेजेंट रहने वाली क्या है, हमारे पास सेल वॉल है, और अंदर की तरफ ये है, वो सेल के अंदर आपके पास कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आ रही होगी बात समझ में। अब क्या हुआ कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ क्या हो रहा है, मान के चलिए ऑस्मोसिस हो रहा है, यानी एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, प्रोसेस वाटर अंदर की तरफ इंटर कर रहा है। अब अंदर की तरफ इंटर कर रहा है तो वाटर जो सेल वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये किस पे दाब डाल रही है, यहां पर प्रेशर क्रिएट कर रही है, तो ये क्रिएट कर रही है बाहर वाली सेल वॉल के ऊपर। यानी यहां से सेल वॉल के ऊपर क्या डाल रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्रेशर क्रिएट कर रही है ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो सके, फूल सके। यानी कि चारों तरफ से वॉल पे प्रेशर डालती है ताकि वो फूल सके आराम से। तो इस प्रकार के प्रेशर को हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो हमने यहां पर ये देख लिया था कि इम्बिबिशन है वो सॉल्यूट के क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। अब दोबारा थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि देखिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वह है जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए काम में आता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। टर्गर प्रेशर किसे कहते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सेल वॉल पर लगाया गया प्रेशर क्या कहलाता है, टर्गर प्रेशर कहलाता है। वॉल प्रेशर किसे कहते हैं, तो यहां पर देखो लिखा था मैंने कि सेल वॉल है वो क्या लगाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर क्रिएट करती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, यहां पर वॉल प्रेशर के नाम से जानते हैं। अब टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, इसीलिए इनके आगे हमने क्या लगा दिया है, नेगेटिव चार्ज है वो लगा दिया। और टर्गर प्रेशर है वो हमेशा ही किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, सोल्यूट के होगा। अब आपको पता है कि टर्गर प्रेशर में क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है, ऑस्मोसिस होगा या एक्जोस्मोसिस हो चाहे एंडोऑस्मोसिस हो, लेकिन नॉर्मली हमें कौन सा ऑस्मोसिस देखने को मिलता है, यहां पर एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है वो यहां पर देखने को मिलती है। और जब सोल्यूट एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस से करता है, जब सोल्यूट एंडोऑस्मोसिस करता है तो किसी भी सेल्स के द्वारा, तो क्या किया जाएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल पर प्रेशर लगाएगी, फूलेगी तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्रेशर लगाएगी कब लगाएगी, जब सोल्यूट उसमें कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। क्योंकि सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम तो फ्री वाटर की कंसंट्रेशन आपके पास क्या होगी, ज्यादा, और जितनी फ्री वाटर कंसंट्रेशन होगी उतना ही ट्रैगर पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो सोल्यूट पोटेंशियल अगर ज्यादा है तो ट्रैगर प्रेशर कम, अगर ट्रैगर प्रेशर ज्यादा तो सोल्यूट पोटेंशियल आपका क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, कम करना पड़ेगा। अब हमने लास्ट बात की कि हमारे पास ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होती है, वो कब होती है, डे टाइम्स में होती है। यानी डे टाइम्स में होगी तो वाटर का लॉस करेगी और CO2 को क्या करती है स्टूडेंट्स, ये ऑब्जर्वेशन करने का काम है, CO2 को क्या करती है, ऑब्जर्वेशन करने का काम है वो करती है। फिर हमने देख लिया यहां पर स्ट्रोमेटा की स्ट्रक्चर, कि स्ट्रोमेटा की स्ट्रक्चर्स होती है वो हमारे पास कैसी बनती है। तो स्ट्रोमेटा की स्ट्रक्चर में देखिए पहली होगी हमारे पास, यहां पर हमने बना दी है गार्ड सेल। चलिए इस डायग्राम को मैं दोबारा बनाता हूं क्योंकि बीच में कुछ वॉइस वाला हो गया था, तो इस वजह से वो आपके पास डायग्राम को मैं समझा नहीं पाया ज्यादा से। अब यहां पर देख लेना कि ये हमारे पास क्या है कि स्ट्रोमेटा गार्ड सेल है,
ठीक है। गार्ड सेल के अंदर अंदर वाली ये जो लेयर है वो आपकी क्या कहलाती है, इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। इनर मेम्ब्रेन हमेशा ही कैसी होती है, थिक होती है, प्लास्टिक नेचर की होती है और इम्परमेबल यानी मॉलिक्यूल को परमेबल नहीं होने देती। लेकिन ये मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है। जैसे डायग्राम को देखना है तो ये देखिए अच्छे तरीके से, इन मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, थिक नेचर की, प्लास्टिक नेचर की और इम्परमेबल्स की होती है। और ये जो बीच का पार्ट है वो स्टोमेटा पोर कहलाता है। यहां पर ये बीच में रेड कलर की लाइनें बनाई है, ये क्या होती है, आपके पास सेलुलोज फाइबर प्रेजेंस रहता है। आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन थिन होती है, इलास्टिक नेचर की होती है, परमेबल होती है। और इसमें कुछ मात्रा में हमारे पास यहां पर स्टूडेंट्स क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है। और इसके चारों तरफ जो सेल्स होती है उसे हम क्या कहते हैं, एसेसरी सेल्स के नाम से भी जाना जा सकता है। और सब्सटेंसरी सेल्स है वो भी हम यहां पर इसे कहते हैं। आगे होगी बात समझ में यहां तक कुछ तो, कि हमारे पास कुछ ऐसी ऐसी सेल्स होती है वो यहां पर हमें प्रेजेंट से देखने को मिलती है और वो ही क्या करती है, आपका ट्रांसपायरेशन करने का काम से वो हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि ट्रांसपायरेशन चलो हो रहा है, लेकिन ट्रांसपायरेशन कब होगा, कितना होगा, कौन सी हेल्प करेगा, कैसे होगा, तो उसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा यहां पर एक चीज और समझिएगा कि अगर गार्ड सेल आपके पास यहां पर प्रेजेंट है, अगर गार्ड सेल है वो यहां प्रेजेंस है, और गार्ड सेल्स के अंदर ध्यान रखना, अगर क्या हो रही है, आपका एंडो ऑस्मोसिस हो रहा है, गार्ड सेल में एंडो ऑस्मोसिस होता है, या गार्ड सेल में क्या होता है, एक्सो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है वो हो रही है। एंडो ऑस्मोसिस हो रहा है, एक्सो ऑस्मोसिस हो रहा है। तो एंडो ऑस्मोसिस होता है, वाटर अंदर आता है तो सेल क्या होती है, हमारे पास टर्जिड होती है। टर्जिड का मतलब सेल क्या हो जाती है, फूल जाती है। और जब सेल फूलेगी तो आपको ही पता है कि यहां पर प्रेजेंट जो स्टोमेटा है वो क्या हो जाते हैं, यहां पर ओपन हो जाते हैं। और एक्सोस्मोसिस होता है तो आपको ही पता है सेल टर्जिड ना होकर क्या हो जाती है, यहां पर श्रिंक हो जाती है, यानी पिचक जाती है। और सेल पिचकती है तो आपके पास जो यहां पर स्टोमेटा प्रेजेंट है वो आपके प्रोसेस में क्या हो जाते हैं, यहां पर स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ध्यान रखना, स्टोमेटा यहां पर क्या हो जाएंगे, आपके क्लोज हो जाएंगे। अब बात आती है स्टोमेटा कैसे, किस प्रोसेस से ओपन होंगे, तो इसको समझाने के लिए एक थ्योरी दी गई थी, जिसमें सबसे पहली थ्योरी थी फोटोसिंथेसिस की थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी, यहां पर फोटोसिंथेसिस की थ्योरी थी। अब फोटोसिंथेसिस की थ्योरी को अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट्स। क्या होता है कि जब प्लांट पे डे टाइम्स होता है, जब प्लांट पे डे टाइम होता है तो क्या गिरती है, लाइट गिरती है। और लाइट कहां गिरेगी, वो गिरेगी आपकी गार्ड सेल के अंदर। और जब गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। और फोटोसिंथेसिस करेगा तो किसकी मात्रा बढ़ेगी, स्टार्च की मात्रा बढ़ेगी। यह चीज आपको पता होगी, फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। और स्टार्च को भी आप ऐसे ना लिखे, सीधा ही लिख सकते हो कि यहां पर हमारे पास किसका फॉर्मेशन होगा, शुगर का फॉर्मेशन होगा। और जब आपके पास शुगर का फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब कि यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, सोल्यूट का जो पोटेंशियल होता है, क्या हो गया, सोल्यूट पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और यहां पर जो वाटर पोटेंशियल होता है वो यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कम हो जाएगा। अब सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है, वाटर पोटेंशियल आपका कम हो जाता है। और वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है तो प्रोसेस कैसा दिखाता है, एंडो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है वो हमें देखने को मिलती है। एंडो ऑस्मोसिस होगा, गार्ड सेल क्या हो जाएगी, आपकी टर्जिड हो जाएगी। और गार्ड सेल जब टर्जिड हो जाती है तो स्टोमेटा जो होते हैं, जो स्टोमेटा है वो क्या हो जाएंगे, आपके यहां पर ओपन हो जाएंगे। ध्यान रखना, स्टोमेटा ओपन क्यों हुए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हुआ। और फोटोसिंथेसिस कहां होगा, गार्ड सेल्स के अंदर देखने को मिलेगा। अब इसी का ही दूसरा वर्जन देखिए कि जब नाइट टाइम है, नाइट टाइम है तो हमें देखने को मिला कि हमारे पास क्या नहीं है, कोई भी लाइट नहीं है, नो लाइट। और लाइट नहीं होगी तो हमें पता है नो फोटोसिंथेसिस। नो फोटोसिंथेसिस इसका मतलब शुगर का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी यहां लिखे तो नो शुगर फॉर्मेशन। ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया, क्या हो गया हमारे पास, नो शुगर फॉर्मेशन। अगर शुगर का फॉर्मेशन नहीं हुआ इसका मतलब कि आपके पास जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो क्या हो गया, कम हो गया। और जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो सेल क्या हो जाती है आपकी, यहां पर श्रिंक हो जाती है। और सेल श्रिंक हो जाती है तो गार्ड सेल्स है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। और श्रिंक होने के बाद स्टोमेटा जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके यहां पर अब
क्लोज हो जाएंगे। तो स्टोमेटा क्लोज कैसे हुए? जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो सेल्स क्या करती है, आपका श्रिंक हो जाती है। या फिर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ना, तो डायरेक्ट लिख दो वाटर पोटेंशियल ज्यादा तो कौन सी प्रोसेस आएगी, एक्जो ऑस्मोसिस प्रोसेस आएगी। और एक्जो प्रोसेस होने से गार्ड सेल क्या हो जाती है आपकी, यहां पर श्रिंक हो जाती है। और गार्ड सेल श्रिंक होने के बाद में जो स्टोमेटा पड़ता है वो स्टोमेटा आपका क्या हो जाता है स्टूडेंट, यहां पर क्लोज हो जाता है। यानी स्टोमेटा कैसा रहेगा आपका, क्लोज प्रोसेस के रूप में रहेगा। आगे बात समझ में कि यहां पर हमारे पास क्या हो गया, इस तरह की प्रोसेस है वो हमें देखने को मिलती है। तो यही प्रोसेस है, क्या होता है, अलग अलग प्रकार से होता है। कई बार इसमें हमें ये दे दिया जाता है, जैसे हमने ये बात की फोटोसिंथेसिस की, कई बार ये कह दिया जाता है कि यहां पर फोटोसिंथेसिस दूसरी थ्योरी है इसकी, स्टार्च एंड शुगर फॉर्मेशन। तो शुगर हुआ तो शुगर क्या करेगा, अब किस में बदल देगा, सुक्रोज में बदल गया। और सुक्रोज में बदल गया तो वो ट्रांसफर होगा, सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ेगा, बढ़ेगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। अगर नाइट का टाइम आया, जैसे ही नाइट का टाइम आया, शुगर नहीं है, तो जो अब यहां पर प्रेजेंट जो सुक्रोज है वो सारी की सारी किस में बदल जाती है, स्टार्च में बदल जाती है। और जैसे ही स्टार्च में बदलती है आपका सोल्यूट पोटेंशियल कम हो जाता है, एक्जोऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जैसे ही यहां पर ज्यादा हो जाएगा तो आपका क्या देखने को मिलेगा, यहां पर सेल है वो फ्लैसिड हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। और श्रिंक होते स्टोमेटा अपने आप ही क्या हो जाएगा, आपका क्लोज हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या होता है, स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होने की प्रोसेस है वो यहां पर देखने को मिलती है। तो ये था हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का, कि यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारे पास कैसे कैसे ऑस्मोसिस, कैसे डिफ्यूजन, कैसे ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती है, किसके थ्रू कंट्रोल होती है, उनके बारे में हमने यहां पर बातें हैं वो की है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड्स के, इसी के अंदर ही, कि यूनिट नंबर जो सेकंड्स है आपका, यूनिट नंबर सेकंड की प्रोसेस है उसके बारे में बात करते हैं कि यूनिट नंबर सेकंड्स में हमारे पास कौन कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड के अंदर हम पढ़ेंगे यहां पर अपना, चलो यूनिट नंबर सेकंड्स को हम क्या करते हैं, नए लेक्चर से स्टार्ट करते हैं, ताकि नए लेक्चर में आपको एकदम एक्यूरेटली सारी चीजें हैं वो एकदम अच्छे से मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नई वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ, यूनिट नंबर सेकंड के नए पोर्शन के साथ। थैंक यू।